साथ अंजलि सिंह। जी हां, सियासत का शुक्रवार, लखनऊ से वाराणसी तक मोर्चा तैयार। बढ़ती ठंड के बीच ये देखा जा रहा है कि यूपी की सियासी गर्माहट नापने गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं और प्रदेश की चुनाव प्रबंधन टीम की बैठक के समापन सत्र में अमित शाह करीब 3 घंटे के मंथन में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की योजना तय करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आगामी विधानसभा चुनाव की पाठशाला में बीजेपी संगठन के सभी 403 विधानसभाओं के पदाधिकारियों और सूबे के चुनाव प्रभारी सह प्रभारी को जीत का मंत्र देंगे और यह बैठक वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में 2 सत्रों में होगी। पहले सत्र की बैठक केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ लेंगे, तो दूसरा और अंतिम सत्र शाम को अमित शाह संबोधित करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सफल चाणक्य के रूप में साबित हुए अमित शाह को एक बार फिर पार्टी ने वही जिम्मेदारी सौंपी है जिस कड़ी में वो आज वाराणसी में संगठन की चुनावी बैठक में जीत का तरीका सिखाने 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और जहां अमित शाह दूसरे और अंतिम सत्र में 2.5 घंटे तक की चुनावी बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति और जीत का मंत्र तय करेंगे। तो आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यहां से बड़ी पाठशाला की शुरुआत होगी और यहां से ही राजनीति के बड़े पाठ पढ़ाए जाएंगे इन जनप्रतिनिधियों को, प्रभारियों को, जिलाध्यक्षों को। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। लखनऊ से हमारे संवाददाता नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदन, शाह के दौरे को लेकर काफी कुछ खास तैयारियां देखी जा रही है और यहीं से ही जब काशी पहुंचेंगे अमित शाह, चुनावी पाठशाला की शुरुआत हो जाएगी, बड़ा पाठ पढ़ाया जाएगा। चाणक्य यानी कि अमित शाह को फील्ड में उतार रही है और साफ है कि उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव इतना महत्वपूर्ण होने वाला है कि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अमित शाह को कई सारे दौरे उत्तर प्रदेश के करने पड़ रहे हैं और ये वजह है कि चुनावी बिगुल बजने के बाद से जो जीत का मंत्र है वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में फूंकने के लिए अमित शाह खुद आ रहे हैं। इससे पहले भी आ चुके हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से जो रणनीति बनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, चूंकि 2024 का चुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव पर ही टिका हुआ है और इसी वजह से केंद्र सरकार भी लगातार इसमें सम्मिलित है और भारतीय जनता पार्टी को 2022 विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी वजह से अमित शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 403 विधानसभा क्षेत्र जो है उन सभी क्षेत्रों के जो पदाधिकारी हैं उन सभी के साथ मीटिंग करना, 98 जिलाध्यक्षों के साथ जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है उन सभी को साथ बैठक करना। तकरीबन 600 पदाधिकारी ऐसे होंगे जिसके साथ ये बैठक वाराणसी में की जाएगी। आपको बता दें कि इस बैठक 2 सत्र में शुरुआत होगी, जिस सत्र में एक जो धर्मेंद्र प्रधान करेंगे, दूसरा सत्र अमित शाह करेंगे। तो साफ है कि रणनीति और जो तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजाने के लिए तैयार है और साफ है कि पूर्वांचल एक ऐसा क्षेत्र है जहां से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए लगी हुई है। अगर इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी वाराणसी में और जो पीएम है उनका पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, इसी वजह से वहां से अमित शाह को ये उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजाने की लगातार तैयारियां में लगे हुए हैं। अंजलि, बिल्कुल, जैसा कि आपने जानकारी दी कि बैठक तो 2 बजे शुरू होगी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी कब तक पहुंचेंगे? देखिए, शाम को अमित शाह का चूंकि 2 सेशन में ये मीटिंग होनी है। पहला सेशन धर्मेंद्र प्रधान करेंगे, दूसरा सेशन अमित शाह करेंगे। तो मीटिंग का जो दौर है वाराणसी में 2 बजे तक कार्यक्रम, चूंकि तैयारी हालांकि पूरी कर ली गई है और अभी से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी वहां पहुंच चुके हैं वाराणसी और लगातार तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी वजह से धर्मेंद्र प्रधान 2 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद से अमित शाह तकरीबन 3:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे और उसके बाद से जो मीटिंग का कार्यक्रम होगा वो अमित शाह के हाथ में बागडोर सौंपी जाएगी। बिल्कुल, देखिए 2 बड़ी बैठकें होने वाली हैं क्योंकि ये देखा जा रहा है कि एक तरफ आपने जानकारी दी कि यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बैठक को संबोधित करेंगे, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह बैठक को संबोधित करेंगे और इस दौरान मौजूद कौन कौन रहने वाला है क्योंकि 403 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो क्या दोनों को एक साथ संबोधित किया जाएगा, दोनों को एक साथ पाठ पढ़ाए जाएंगे राजनीति के या फिर अलग अलग? देखिए, राजनीति का पाठ यानी कि चुनावी 2022 की जो रणनीति है उस सभी को एक ही मंत्र फूंके जाएंगे, किस तरीके से तैयारी की जाए और उत्तर प्रदेश में भारी मतों से, यानी तकरीबन इनका जो टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का 350 सीट से ज्यादा, जो उन्होंने अपने कई सारे भाषणों में बताया है, जो उनके प्रवक्ता चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, उन्होंने कहा है कि 350 से अधिक सीटें पाएंगे। तो इस वजह से सभी को एक ही मंत्र फूंका जाएगा, किस तरीके से
सभी बूथ स्तर पे, क्योंकि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर तैयारियां कर रही है। इसी वजह से 403 विधानसभा जो क्षेत्र हैं उनके सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है और इसमें तकरीबन 600 से अधिक पदाधिकारी जो सम्मिलित होंगे इस कार्यक्रम में। और यही वजह है कि वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे और डिप्टी सीएम भी रहेंगे। तो साफ है, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम और बड़े जितने पदाधिकारी हैं विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी और जिलाध्यक्षों को उस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। तो साफ है कि बूथ स्तर से लेकर विधानसभा स्तर से जितनी भी इनकी तैयारियां हैं उसका भी साफ तौर पर नजर आ रही है कि रणनीति बनाई जानी है और रणनीति को फॉलो करने के। बिल्कुल, देखिए नंदन, रणनीति बनाई जानी है, लेकिन अब सभी की नजर जो है वो टिकट के बंटवारे पर भी टिकी हुई है, क्योंकि तमाम दल अब इस कोशिश में शुरू हो चुके हैं कि टिकट का बंटवारा कर दिया जाए और टिकट किसे किसे दिया जाना है ये समय रहते सुनिश्चित कर लिया जाए। बीजेपी जो हमेशा से इस मामले में आगे रही है, लेकिन अब क्या देखा जा रहा है, बीजेपी आखिर क्यों इतना वक्त ले रही है? अब तक तो 3 महीने का ये वक्त बचा हुआ है और ऐसे में टिकट बंटवारे पर सबकी नजर टिकी हुई है। देखिए अंजलि, इस प्रकार अभी तो जो सूत्रों के हवाले से खबर जानकारी मिली है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे विपक्षों का स्थिति देखना चाहती है कि पूर्वांचल में कौन सी सीटों से कौन से विपक्ष अपने, चूंकि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उन्होंने ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन किया, तकरीबन ऐसी छोटी पार्टी है जिनसे समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है। हो सकता है कि शिवपाल यादव भी समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो जाए, गठबंधन कर लें। तो साफ है कि जो कौन कौन से गठबंधन किस तरीके से होने, गठबंधन के बाद से भारतीय जनता पार्टी अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिस्ट जाहिर करेगी, जिस क्षेत्र में कौन सा कैंडिडेट खड़े हो रहा है। इस बार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसी वजह से वो इंतजार कर रही है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा किस वोटर को, किस कैंडिडेट को किस क्षेत्र से खड़ा कर रही है, कौन सा जो गठबंधन का जो अलायंस किया है समाजवादी पार्टी ने, कौन सी सीट किसको हैंडओवर कर रही है। तो साफ है कि सीटों का बंटवारा उसी स्तर पे होगा जब दूसरी विपक्षों को सीट देकर भारतीय जनता पार्टी तैयार करेगी। हालांकि ये इसकी पुष्टि किसी पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी ने नहीं की है। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि अभी तक इंतजार हो रहा है समाजवादी पार्टी का और दूसरे दलों का कि किस तरीके से अलायंस होने के बाद से कौन सी किस विधानसभा में किसको सीट दी जा रही है और कौन से वहां से कैंडिडेट दूसरे विपक्ष। बिल्कुल, देखिए और नंदन, अलायंसेस की बात की जाए, जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा वो तो पहले ही दामन छोड़ चुकी है और कई दलों की नाराजगी भी इस बीच हमने देखी। संजय निषाद ने भी कई बड़ी मांगे रखी, अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने भी कई बड़ी मांगे रखी और ऐसे में अब जब ये नाराजगी झेलते हुए पार्टी आगे बढ़ रही है, जहां पहले ही एक पार्टी साथ छोड़ चुकी है, तो आने वाला वक्त कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है बीजेपी के लिए, क्योंकि 2017 जैसी तस्वीर दोबारा नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर। देखिए अंजलि, अगर बात करें 2017 की तो 2017 का पूरा चुनाव एक तरफा हो गया था, भारतीय जनता पार्टी के पाले में गिरा था। और अगर 2022 के चुनाव की बात करें तो 5 सालों में केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास 3 साल बचे थे, यानी भारतीय जनता पार्टी 3 सालों में जो काम किए हैं वो करने को मिले थे। अगर सुभाषपा की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी से दामन तोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थाम दिया। अगर वही संजय निषाद की बात करें या अनुप्रिया पटेल की बात करें तो सीटों के बंटवारों को लेकर काफी महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी की। आखिर अनुप्रिया पटेल जो सीटों का डिमांड करेंगी वो कितना महत्वपूर्ण होगा, संजय निषाद की जो डिमांड है वो सब सार्वजनिक है। तो इसमें तय कर पाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि उनकी रणनीति है कि उत्तर प्रदेश में जो भी सीटें दी जाएं वो अपने स्तर से महत्वपूर्ण दी जाए कि कहीं से भी कोई चूक ना हो। और इसी वजह से पूर्वांचल क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अगर जीतना है तो पूर्वांचल को मजबूत करना है। और पूर्वांचल की मजबूती समय देखी जाए तो समाजवादी पार्टी के पाले में है, क्योंकि आजमगढ़, बलिया, मऊ, गोरखपुर, देवरिया ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे ओम प्रकाश राजभर और निषाद अच्छी मजबूती समाज वाले क्षेत्र में है और उनका समाज के वोटर ज्यादा है। इसी वजह से तादाद जो है इस समय झुकाव जो नजर आ रहा है पूर्वांचल का वो समाजवादी पार्टी की तरफ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनको देखना होगा कि अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और उनके जो गठबंधन अपना दल के साथ में है वो किस तरीके से किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को पूर्वांचल में टिकट दे रहा है। और बिल्कुल, क्योंकि समय समय पर ये देखा जा रहा है जितने भी कील काटे दुरुस्त करने के लिए अमित शाह सबसे आगे आते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ नंदन, और वाराणसी से हमारे संवाददाता लवकेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहां पर जानते हैं क्या तस्वीरें चल रही हैं आखिर वाराणसी में। लवकेश, आज अमित शाह पहुंच रहे हैं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ये माना जा रहा है कि भूमिका आज अमित शाह तय करेंगे। में लेकिन निगाहें उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर है। जिस तरीके से आज 98 जिलों के सेनापति और खुद उनके सेनानायक यहाँ पे जिस तरीके से उनको डायरेक्शन देंगे, किस तरीके से रणनीति तैयार कर दी है। हम आपको बता दें कि हस्तकला संकुल से हम पहुंचे, आप देख सकते तस्वीरों में ये जो VIP गेट है यहीं से
अमित शाह कुछ ही देर में यहाँ से आएंगे तो इसी गेट से होकर के जाएंगे। वीवीआईपी गेट का अगर बात करें तो किस तरीके से आप देख सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से वीवीआईपी गेट पर क्या चौबंद कर दी गई है पूरी तरीके से। एक्चुअल जो है अब धीरे धीरे तेज हो चुकी है, क्योंकि अब वीआईपीओ का आना जाना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं गेटों पे किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था लग चुकी है। लेकिन पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर अगर बैठक की बात करें तो आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, धर्मेंद्र प्रधान जैसे तमाम बड़े चेहरे आज इस बैठक में शामिल होंगे, या कहीं ना कहीं यह जो बैठक है कहीं से बहुत बड़ी बैठक है और रणनीति, संगठन और सरकार दोनों के साथ अहम बैठक कहीं ना कहीं 2022 की जो चुनावी प्रक्रिया है उसका किस तरीके से सीटें साधेंगे और किस तरीके से निशाना साधेंगे। देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से अब वीवीआईपीओ का आना जाना शुरू हो गया, सुबगाहट शुरू हो गई है लोगों में, किस तरीके से तो किस तरीके से लवकेश, गृह मंत्री अमित शाह के कब तक पहुंचने की उम्मीद है यहाँ पर? बिल्कुल अंजलि, हम आपको बता दें कि अमित शाह कम से कम देर शाम 5 बजे पहुंचेंगे। उससे पहले यहाँ पे बीजेपी के जो कार्यक्रम है उसको उसकी कमान धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम तमाम बड़े चेहरे यहाँ पे संभालेंगे और तैयारियां पूरी हो चुकी है। बस इंतजार है तो इन सेनापति के सेना नायकों की कि किस तरीके से उनके सेना नायक जो आएंगे और रणनीति किस तरीके से तैयार की जाएगी और क्या डायरेक्शन देंगे 2022 का, वो कौन सा मूल मंत्र होगा जिसको लेकर के बीजेपी अपने रथ के पहियों को आगे बढ़ाएगी और प्रचार में जुट जाएगी। लेकिन लवकेश, इससे पहले बड़ी बैठकें भी होने वाली है। यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान एक बड़ी बैठक लेंगे, इससे पहले क्या देखा जा रहा है? इस बैठक को लेकर क्या महत्वपूर्ण जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये बैठक जो है बहुत बड़ी बैठक है, क्योंकि जिस तरीके से आप बात करें अगर हम देखें तो किस तरीके से बैठक है और ये बैठक क्यों अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, विपक्ष जमीन तलाश रही है। आप कहीं ना कहीं जो कड़ियां कमजोर रह गई है, जो बूथ स्तर से विधानसभाओं में जो कड़ी कमजोर रह गई है, उसको कहीं ना कहीं अब बीजेपी अपनी कमी को देखने के लिए जो भी कमी रह गई है उसको पूर्ण किया जाए, क्योंकि 3 महीने का जो कार्यकाल बचा है अब समय कम है, काम ज्यादा रह गए हैं। और 2022 में जिस तरीके से 2017 में पूरी तरीके से सरकार बनाई थी उसको लेकर के अब 2022 में उससे भी ज्यादा विधानसभा सीटों पे जो लक्ष्य शादी है, कहीं ना कहीं ये बैठक काशी में होगी, लेकिन काशी की बैठक निगाह पूरे उत्तर प्रदेश की 4 से 3 विधानसभा सीटों पर होगी। बिल्कुल, और देखिए गृह मंत्री अमित शाह पूर्वांचल से अपनी चुनावी रणनीति की जैसा कि शुरुआत कर रहे हैं। हमने देखा कि 2017 में किस तरीके से बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूर्वांचल की 33% सीटें समेटी थी, लेकिन अब इस बार कैसा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है? क्योंकि आज जब पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह तो तमाम प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। क्या बड़ी घोषणाएं, क्या बड़े ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है आज? बिल्कुल, देखिए अगर कहा जाए तो बीजेपी के जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह की जो बैठक है, भले ही बागडोर धर्मेंद्र प्रधान के हाथों में है, लेकिन जो चाणक्य की भूमिका निभाते हैं और जो रणनीति तैयार करते हैं अमित शाह खुद बागडोर संभालने के लिए जब यहाँ पहुंचेंगे तो उनके कार्यकर्ताओं में, बीजेपी कार्यकर्ताओं में और पदाधिकारी में खुद एक उत्साह है कि किस तरीके से वो अहम बैठक करेंगे और क्या दिशा निर्देश देंगे, उसको लेकर के बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब अमित शाह आएंगे और कब उनको रणनीति तैयार करने के लिए कहेंगे। और जान लेते हैं यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ बीजेपी के हैं अंजलि, उनसे जान लेते हैं कि कितनी उत्सुकता है बीजेपी आज अमित शाह आने वाले हैं, उसको लेकर के कितनी उत्सुकता है आप लोगों में? हम सभी लोगों में और पार्टी के लोगों में, हम सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साह है और हम सबको बहुत प्रसन्नता है कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में हमने विगत चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है, ऐसे हमारे नेता आज इस धरती पर पधार रहे और हम लोगों का वो आगे की कैसी रणनीति है उस पर हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे और हम लोग को अपना विचार बताएंगे। ये देखा जा रहा है कि काशी में बीजेपी का महामंथन जारी है और नंदन के पास रुख करते हैं। नंदन, हमने देखा कि 2014 से लेकर 2019 तक जब तक गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है बीजेपी ने क्लीन स्वीप ही मिला है, लेकिन कुछ वक्त के लिए हमने देखा ये भी कि तमाम राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी को कहीं मात खानी पड़ी तो कहीं वो प्रदर्शन रही रहा जो बीजेपी के परिणाम जो आने वाले थे, जो अनुरूप थे, अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे। जहां अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया था, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया था, लेकिन वहां का जो रिजल्ट, जो उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को,
उस उम्मीद से भी कम उनको वहां पर सीटें मिली, उनको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन इस बार का चुनाव 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है। और अगर जाने माने चेहरे की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो योगी आदित्यनाथ एक सक्षम मुख्यमंत्री के रूप में उभर कर नजर आया, क्योंकि उनका डिसीजन जो है वो काफी हद तक महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरी चीज की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो अयोध्या, राम मंदिर, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ केंद्र ने भी इसको सोल्यूशन दिया, आधारशिला रखी गई राम मंदिर निर्माण के लिए। तो एक जो मुद्दा हुआ करता था पहले उत्तर प्रदेश में, चुनावी मुद्दा हुआ करता था राम मंदिर निर्माण, और राम मंदिर का निर्माण काफी वर्षों तक चुनाव में चला था। लेकिन अब राम मंदिर का निर्माण आधारशिला रख दी गई, राम मंदिर बन रहा है, तो उसके बाद पहला चुनाव पड़ रहा है। राम मंदिर का आधारशिला रखने के बाद से अंजलि ये पहला चुनाव है जहां पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पूरा क्रेज ले रही है कि राम मंदिर निर्माण से लेकर और तमाम ऐसे धाराएं हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी ने लागू की है, तो उस सभी का क्रेज देते हुए। और दूसरी तरफ बात करें अंजलि, तो एक छवि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हिंदुत्व नेता के रूप में है, जो कहना गलत नहीं होगा कि सभी जो आम जनता के में है उनकी एक पॉपुलरिटी नजर आती है। और दूसरी तरफ बात करें तो अमित शाह एक चाणक्य है राजनीति के और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ है। वो आकर वाराणसी से इसकी जो मूल मंत्र फूकना है अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में, वो फूकेंगे। तो नजर आ रहा है कि चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, सभी पार्टियां जीतोड़ की बिल्कुल। और आज का दिन भी काफी ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी पहुंचेंगे, तो दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ भी पहुंच रहे हैं आज। जी बिल्कुल, रक्षा मंत्री का संसदीय क्षेत्र, राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र लखनऊ है, और इसके संसदीय क्षेत्र में अपने 3 दिवसीय दौरे पर राजनाथ सिंह आ रहे हैं। और तीनों दिन उनके कई सारे कार्यक्रम सुनिश्चित किए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो डिफेंस का कॉरिडोर होना है, कॉरिडोर के रिगार्डिंग वो आ रहे हैं। और आज ही वो आएंगे, 10:30 बजे बसे एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, और वहां से 11 बजे अभी तुरंत वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी बैठक होगी। जो निवेशक हैं, जो डिफेंस को लेकर निवेशक हैं, जितने भी निवेशक हैं, उनसे उस मुद्दे पर बातचीत होगी और डिफेंस को और आगे नंदन, आप हमारे साथ बने रहिए। और बीजेपी प्रवक्ता अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अशोक जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अशोक जी, आज ये देखा जा रहा है कि प्रदेश में काफी सियासी गर्माहट है, क्योंकि एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लखनऊ पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं वाराणसी के दौरे को लेकर, क्योंकि इससे पहले ये देखा गया था कि गृह मंत्री अमित शाह जब आए थे उन्होंने बड़ी बातें कही थी। और आज क्या उम्मीदें हम लगा सकते हैं आज उनके इस दौरे को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि माननीय गृह मंत्री जी काशी आ रहे हैं। काशी में वो विधानसभा प्रभारियों तक की बैठक लेंगे और निश्चित तौर से क्लू लेंगे लोगों से कि चुनाव कैसे लड़ा जाए, संगठन को कैसे मजबूत किया। यह सीधे संगठनात्मक बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष सुनील बंसल जी, प्रदेश महासचिव और प्रदेश के एमएलए और सांसद, सभी लोगों का जो जमावड़ा यहाँ है। शाम को 4 बजे लालपुर में बैठक लेंगे। और अभी बनारस में 2 दिन उनको रहना है। कल वो आजमगढ़ जाएंगे, फिर लौटेंगे, फिर एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद 14 को वापस जाएंगे। लेकिन सीटों के बंटवारे की हम बात करें, जिसमें बीजेपी हमेशा से आगे रही है अशोक जी, इस बार इतनी देरी क्यों हो रही है? देखिए, आपको बता दें कि सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो रही है, अलग बात है। मूल बात यह है कि हम उत्तर प्रदेश और केंद्र और प्रदेश की जो नीतियां हमने लागू की, जो कार्यक्रम हमने बनाए हैं, अंतिम आदमी तक कैसे बताएं हम कार्यकर्ताओं को, उसके लिए जगाया जा रहा है। हमने पन्ना प्रमुख बनाया है, हमने हर बूथ पे 10 कार्यकर्ता खड़ा किया है। निश्चित तौर पे संगठन मजबूत करने के बाद फिर हम ये तय करेंगे कि कौन प्रत्याशी होगा हमारे यहाँ। बिल्कुल, लेकिन इस बार जो वोट बैंक है आपका, उस पर भी तो ये देखिए कि कितना ज्यादा बंटवारा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ सुभाषपा तो आपसे अलग हो चुकी है। देखिए, हम कोई जातिवाद संप्रदाय की बात नहीं करते, हम तो सबका साथ सबका विकास। लेकिन मैंने आपसे देखिए अशोक जी, मैंने कोई जातिवाद संप्रदाय की बात नहीं की है, लेकिन जो वोट बैंक है वो घटता हुआ इस पर असर पड़ा है। सुभाषपा जो आपके साथ 2017 में साथ थी, लेकिन अब इस बार अलग है। देखिए, हमारे सहयोगी दल हमारे साथ है, कोई वोट का बंटवारा नहीं हुआ है। और लोग कोई जिन्ना ला रहा है, कोई 22 तरह का हित ला रहा है, कोई जिन्ना को प्रधानमंत्री बना रहा है। लेकिन हमारा तो है A to Z हमारा है, हमें जान से प्यारा है।
हम सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं। हम न जातिवाद करते हैं न संप्रदाय। हमारी जो भी योजनाएं आई, चाहे जनधन योजना हो, हम हिंदू मुसलमान नहीं देखे, वोट की राजनीति नहीं किया। हमने आयुष्मान योजना लाया, वोट की राजनीति नहीं किया। हमने घर दिया, लोगों को शौचालय दिया। हमने हिंदू मुसलमान सिख पठान नहीं किया। उन लोगों को करने दीजिए, वो जिन्ना के लोग हैं। हम तो आम जनता के लोग हैं और आम जनता के लिए हमने काम किया, इसलिए हम लोग चुनाव मैदान में आएंगे। खैर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये देखा जा रहा है कि बीजेपी पूरी तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट अभी तक करते हुए नजर आई है। और उधर ये भी देखा जा रहा है कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के दौरे पर होंगे। 3 दिनों का ये लखनऊ का दौरा होगा, जहां यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की परामर्श बैठक में वो शामिल होंगे। बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शाम 4 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। शाम 5:30 बजे द सेंट्रम का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री। और सुशांत गोल्फ सिटी सेक्टर सी में कार्यक्रम का आयोजन होगा। 6:20 पर दिलकुश आवास पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे लखनऊ में। और यहां से डिफेंस कॉरिडोर को क्या कुछ मिलने वाला है, यह भी समझने वाली है बात, क्योंकि नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जो बात उत्तर प्रदेश में लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए आए हैं कि रोजगार के नए नए अवसर पैदा करने के लिए हर एक सेक्टर में प्रयास किया जा रहा है। अभी देखिए, डिफेंस कॉरिडोर से काफी कुछ मिलने वाला है। क्षेत्रीय उद्योगों का विकास होगा, नए रोजगार के मौके खुलेंगे, भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा, ऐसी संभावनाएं फिलहाल जताई जा सकती है। और 13 नवंबर को सुबह 11:30 बजे कानपुर रोड स्थित पीटीसी इंडस्ट्री परिसर में आयोजित लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में भी शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और लखनऊ से हमारे संवाददाता नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट के साथ। नंदन, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ ही देर में जैसा कि पहुंचने वाले थे, क्या जानकारी उनके पहुंचने को लेकर? देखिए जी, वो पहुंच चुके हैं और मीटिंग शुरू हो गई। जो डिफेंस एक्सपो कॉरिडोर है उसको लेकर मीटिंग शुरू हुई। आपको बता दें कि आप उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस एक्सपो हुआ था उसके बारे में मैं आपको करूंगा। उत्तर प्रदेश में 6 नोड में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की गई है, जिसमें 11,260 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित हैं। इसके अलावा बता दें, इसके लिए इन्वेस्टर समिट में 57 MOU पर हस्ताक्षर भी हुए थे। उसके बाद से जिसमें करीब 2.5 लाख लोगों के लिए रोजगार का अवसर पैदा होगा। तो साफ है कि जिस तरीके से राजनाथ सिंह का जो लखनऊ दौरा 3 दिवसीय दौरा उनका संसदीय क्षेत्र है, इस दौरे में सबसे महत्वपूर्ण अगर जो मीटिंग मानी जाए तो डिफेंस कॉरिडोर को लेकर जो मीटिंग हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ और निवेशक जो करने वाले हैं डिफेंस एक्सपो में उस रिगार्डिंग, तो महत्वपूर्ण बैठक है। उसके अलावा तमाम कार्यक्रम सुनिश्चित हुए हैं राजनाथ सिंह के। 3 दिवसीय दौरा आज का जो कार्यक्रम है, पहला ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पे यानी पास कैलाश पे हो रहा है डिफेंस को कॉरिडोर को लेकर, वो मीटिंग होगी। उसके बाद से डीबीडी यूनिवर्सिटी जाएंगे जो फैजाबाद रोड पे है, जहां पे बाबू जो केंद्रीय मंत्री हैं बाबू बनारसी दास, उनका मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद से तमाम कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए उनके 3 दिन। बिल्कुल, और जैसा कि आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, तो उनके साथ साथ इस वक्त कौन मौजूद है और जो बड़ी बैठक होने वाली है यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर, क्या कुछ आज देखने को मिल सकता है इस बैठक के लिए? अंजलि, मैंने वही बताया कि मुख्यमंत्री आवास पे वो पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री आवास पे उनकी बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री के साथ में बैठक होने के बाद से जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उससे रिगार्डिंग बैठक हो रही है, किस तरीके से इसको बढ़ावा दिया जाए। निवेशक जो हैं वो निवेशक को वहां बैठे हुए निवेशकों के साथ उनकी मीटिंग हो रही है, किस तरीके से इसको और आगे बढ़ाया जाए और रोजगार की दृष्टि से कैसे बढ़े और तमाम ऐसे ऑप्शन क्रिएट किया जाए जिससे उत्तर प्रदेश के लिए और एक अपॉर्चुनिटीज निकल के सामने आए। इस वजह से मीटिंग हो रही है। अंजलि, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नंदन तमाम जानकारी के लिए। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। उत्तराखंड राज्य की 21वीं वर्षगांठ पर समस्त राज्यवासियों को बधाई। राज्य के चौमुखी विकास के लिए प्रदेश सरकार का विकल्प रहित संकल्प, जिस पर सदैव कार्यरत हैं हम। रोजगार को प्राथमिकता देते हुए लगभग 24,000 रिक्त पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया। पीएससी के तहत और समूह ग और ख के पदों पर
चयन के लिए आयु सीमा में 1 साल की छूट दी गई है और राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को भी हटा दिया गया है। स्वरोजगार योजनाओं से बड़ी संख्या में राज्यवासी हो रहे हैं लाभान्वित। अतिथि शिक्षकों के वेतन, MBBS इंटर्न के स्टाइपेंड, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एवं तीलू रोतेली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार की राशि में भारी वृद्धि और NDA, UPSC जैसी लिखित प्रवेश परीक्षाएं पास करने पर